गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेंद्र एसबीएन परिवार की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं। इससे पीछे वाले वीडियो के अंदर हमने वाष्पोत्सर्जन के बारे में पढ़ा था। पत्तियों की कौन सी सतहों से वाष्पोत्सर्जन होता है, कौन सी सतहों पर रंध्र पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, और रंध्रों के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया का अध्ययन किया था। तो आज का अपना जो टॉपिक है, वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो बच्चों वाष्पोत्सर्जन क्या होती है वो आपको पता ही है कि रंध्रों से जल है वो वाष्प के रूप में बाहर निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन की दर को बाहरी कारक और आंतरिक कारक है वो क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब सबसे पहले बाहरी कारक कौन से होते हैं, ठीक है, यानी पर्ण की संरचना उसके अतिरिक्त जो बाहरी वायुमंडल के जो घटक होते हैं, ठीक है, वो किस प्रकार से वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले बाह्य कारक में प्रकाश, वायु, मिट्टी, जल और तापमान आते हैं। सबसे पहले प्रकाश वाष्पोत्सर्जन को किस प्रकार से प्रभावित करता है। देखो, हमें पता है कि जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है वैसे वैसे वाष्पोत्सर्जन की दर भी क्या होती है, बढ़ती है। और इस वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ने के कारण पत्तियों से क्या होती है, जल की हानि होती है। तो हम क्या लिखेंगे बाहरी कारक में, सबसे पहले कि प्रकाश वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि जैसे 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 प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है वैसे वैसे वाष्पोत्सर्जन की दर भी क्या होगी, बढ़ेगी। क्योंकि अधिक तापमान, प्रकाश अधिक होने से ताप में क्या होती है, वृद्धि होती है, और पानी है उसका वाष्पन भी क्या होता है, अधिक होता है। तो प्रकाश महत्वपूर्ण घटक होता है जलवाष्प को प्रभावित करने वाले कारकों में। दूसरा है वायु, ठीक है, वायु में क्या लिखेंगे कि वायु भी वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करती है। यदि वायु का प्रवाह तेज होता है तो पत्तियों के आसपास की जो नम वायु होती है वो बह करके दूर चली जाती है, और पत्तियां हैं वो शुष्क वायु के संपर्क में आती है, जिसके कारण वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। तो वायु भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वाष्पोत्सर्जन में। उसके बाद में मृदा जल या मृदा प्राप्य जल, ठीक है ना, मिट्टी में उपस्थित जल की मात्रा को क्या कहते हैं, मृदा जल कहते हैं। मिट्टी में यदि जल की मात्रा अधिक होती है तो वाष्पोत्सर्जन दर भी अधिक होगी, और मिट्टी में जल की मात्रा यदि कम होती है तो वाष्प उत्सर्जन की दर भी क्या होगी, कम होगी। और उसके बाद में है तापमान, कि जैसे जैसे ताप में वृद्धि होती है वाष्प उत्सर्जन भी अधिक होती है। तापमान में कमी आएगी तो वाष्प उत्सर्जन की दर भी क्या होती है, कम होती है। तो बाह्य कारक भी वाष्प उत्सर्जन को प्रभावित करते हैं। उसके बाद में है आंतरिक कारक, ठीक है ना। आंतरिक कारक में सबसे पहले पर्ण की संरचना का, उसके बाद मूल प्ररोह का अनुपात और पर्ण का दिक् विन्यास, ये तीन घटक हैं, आंतरिक घटक में आते हैं। सबसे पहले पर्ण की संरचना के बारे में, कि ऐसे पौधे जो मरुस्थलीय होते हैं उनकी पत्तियां हैं उस पर बाह्य त्वचा के चारों ओर, पर्ण की बाह्य त्वचा के चारों ओर क्या होता है, उप त्वचा या क्यूटिकल का आवरण होता है। क्यूटिकल क्या होती है, जल रोधी होती है, ठीक है ना। तो पर्ण की संरचना में क्या लिखेंगे कि मरुस्थलीय पौधों की पत्तियों की बाहरी त्वचा पर या बाहरी त्वचा के चारों ओर उप त्वचा या क्यूटिकल का आवरण होता है। यह क्यूटिकल का आवरण मरुस्थलीय पौधों में जल की हानि को रोकने का कार्य करता है। अतः पर्ण की संरचना क्या करती है, वाष्प उत्सर्जन को भी प्रभावित करती है। उसके बाद मूल प्ररोह अनुपात, ठीक है ना, मूल जड़ को प्ररोह तने का, यदि मूल और तने का, जड़ और तने का वृद्धि का जो अनुपात है वो, यदि जड़ भी अधिक वृद्धि करेगी तो तना भी क्या करेगा, अधिक वृद्धि करेगा। उस समय क्या होता है, जड़ें अधिक मात्रा में जल का अवशोषण करती है, और जड़ों द्वारा जल जितनी मात्रा में अवशोषण होता है, ठीक है ना, वो अवशोषित जल का कुछ भाग पौधे ग्रहण करते हैं, शेष भाग अतिरिक्त पानी होता है उसको वाष्प के रूप में त्याग देते हैं। कहने का मतलब मूल प्ररोह का अनुपात, या यूँ कहें जड़ तथा तने की लंबाई का अनुपात अधिक होने से वाष्पोत्सर्जन की दर में वृद्धि होती है, ठीक है। उसके बाद में पर्ण का दिक् विन्यास। पर्ण का दिक् विन्यास का मतलब क्या है
कि पत्तियां जो शाखाओं पर इस प्रकार से लगी होती है कि उन पर सूर्य का प्रकाश सीधा गिरता है या तिरछा गिरता है। कुछ पत्तियां प्रकाश के समांतर होती है, जिसे प्रकाश की किरणें पत्तियों पर सीधी न गिर करके तिरछी गिरती है, जिससे उनमें वाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है। सीधी गिरती है प्रकाश की किरणें उन पत्तियों पर, वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है ना। अधिकांशतः मरुस्थलीय पादप और जो समआवासीय पादप होते हैं उनकी अपेक्षा जलीय पादप है, उनकी पत्तियां सीधी होती है, उन पर सीधा सूर्य का प्रकाश गिरता है, इसलिए उनमें वाष्पोत्सर्जन की दर ज़्यादा होती है। मरुस्थलीय में क्या होती है? कम होती है। पर्णदिक विन्यास का मतलब एक ही समझना है कि पत्तियां पौधे की शाखाओं पर किस प्रकार से लगी होती है, ठीक है ना, ताकि उन पर प्रकाश सीधा गिरे या तिरछा गिरे। तो पर्ण का जो लगने का तरीका या पर्ण का जो विन्यास है वो भी क्या करता है? वाष्पोत्सर्जन को क्या करता है? प्रभावित करता है। तो ये तो थे वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले दो कारक। अगला बिंदु है अपना बिंदु स्त्राव। ठीक है ना। बिंदु स्त्राव किसे कहते हैं? ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे? पौधे की पत्तियों से पानी का बूंदों के रूप में बाहर निकलना क्या कहलाता है? बिंदु स्त्राव कहलाता है। ठीक है ना। जैसे सर्दियों के दिनों में सुबह हम देखते हैं घास की पत्तियों पर पानी की नन्ही नन्ही बूंदें दिखाई देती है, वो घटना कौन सी होती है? बिंदु स्त्राव की होती है। बिंदु स्त्राव में कुछ ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, जलरंध्र, जल छिद्र और एपिथेम। ठीक है ना। इसको हम देखेंगे। जलरंध्र क्या है? तब लिखेंगे कि पत्तियों की जो शिराएं होती हैं उन पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? अपने जलरंध्र कहते हैं। इन्हीं जलरंध्रों से जल है वो बाहर बूंदों के रूप में निकलता है। दूसरा जल छिद्र क्या है? तब क्या लिखेंगे कि जलरंध्र के शीर्ष भाग पर छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? जल छिद्र कहते हैं। उसके बाद में है एपिथेम। ठीक है ना। एपिथेम क्या है? तब क्या लिखेंगे कि जलरंध्र के अंदर की ओर जो कोशिकाएं हैं, जलरंध्र है उसमें अंदर की ओर जो कोशिकाएं होती है वो मर्दूत की कोशिकाओं के समूह से बनी होती है, या यूँ कहें जलरंध्र में अंदर की ओर मर्दूतक कोशिकाओं का समूह होता है, उसे क्या कहते हैं? एपिथेम कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो अपना पॉइंट है रस स्त्राव। ठीक है ना। रस स्त्राव। रस स्त्राव में क्या लिखते हैं कि पौधे के कटे फटे या क्षतिग्रस्त भागों से रस का बाहर निकलना रस स्त्राव कहलाता है। रस स्त्राव में देखो भी पौधे की पत्तियां कटी फटी हो या पौधे के कोई भाग कटे फटे हो, तो उन भागों से जो पौधे के अंदर जो रस होता है वो बाहर निकलता है, उसको हम क्या कहते हैं? रस स्त्राव कहते हैं। ठीक है। और आगे जो बिंदु है उसको हमें लिखते हैं। अगला अपना जो टॉपिक है वो रंध्र गति का है। ठीक है। रंध्र गति। तो रंध्र गति क्या होती है? परिभाषा लिखेंगे इसकी। रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया को रंध्र गति के नाम से जानते हैं। रंध्रों के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। पत्तियों की जो सतह होती है, चाहे ऊपरी सतह हो अथवा निचली सतह, उसके ऊपर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इन्हीं छिद्रों को रंध्र कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ रंध्र गति क्या होगी कि रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया को रंध्र गति कहते हैं। तो ये रंध्र गति किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से रंध्र खुलते हैं और बंद होते हैं, तो इस रंध्र गति के बारे में समय समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने मत दिए थे, विचार प्रस्तुत किए थे। इन्हें हम समझेंगे। तो सबसे पहले मांड सरकरा परिकल्पना है। यह सिद्धांत J.D. सायरे नाम के एक वैज्ञानिक ने सन 1923 में प्रतिपादित किया था। है क्या ये सिद्धांत? ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि दिन के समय सूर्य का प्रकाश होता है, तो सूर्य के प्रकाश के कारण द्वार कोशिकाओं में CO2 की मात्रा कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि दिन में प्रकाश संश्लेषण की घटना होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा खर्च होने वाला पदार्थ होता है CO2। ठीक है। तब क्या लिखेंगे? हमें मांड सरकरा परिकल्पना को वापस देखते हैं कि दिन के समय सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में द्वार कोशिकाओं की CO2 या द्वार कोशिकाओं में CO2 की मात्रा कम होती है, जिसके कारण द्वार कोशिकाओं का pH, ठीक है ना, बढ़ जाता है, या यूँ कहें कि द्वार कोशिकाओं
की जो प्रकृति है वो कैसी हो जाती है, क्षारीय हो जाती है, ठीक है, जिसके कारण द्वार कोशिकाओं के अंदर फास्फोराइलेज नाम का एंजाइम सक्रिय हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, दिन के अंदर क्या होता है, ये लिखेंगे हम यहाँ मांड या स्टार्च एक की बात है, फास्फोराइलेज एंजाइम, ये फास्फोराइलेज एंजाइम सक्रिय हो जाता है, जिससे क्या होता है, ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज 1 फास्फेट, ग्लूकोज 1 फास्फेट बनता है, ठीक है। और एक बार लिख लेते हैं, वापस समझेंगे। रात्रि के अंदर क्या होता है, ठीक है। अब वापस बता रहा हूँ मैं, मांड शर्करा परिकल्पना, ठीक है, जेडी सायरे ने 1923 में दी थी। इस परिकल्पना के अंदर क्या होता है, जेडी सायरे ने क्या बताया था कि दिन के अंदर पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिसके कारण द्वार कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है। CO2 की मात्रा जब द्वार कोशिकाओं में कम होगी तो द्वार कोशिकाओं का pH क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी pH है वो बढ़ने से द्वार कोशिकाओं की प्रकृति कैसी हो जाती है, क्षारीय हो जाती है, जिसके कारण द्वार कोशिकाओं में जो ये एंजाइम है फास्फोराइलेज एंजाइम वो क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। और यह फास्फोराइलेज एंजाइम सक्रिय होकर द्वार कोशिका फास्फोराइलेज एंजाइम सक्रिय होता है, जिसके कारण यह एंजाइम मांड को ग्लूकोज 1 फास्फेट में बदल देता है, ठीक है ना। द्वार कोशिका में ग्लूकोज 1 फास्फेट बन गया, तब क्या होता है कि द्वार कोशिकाओं के अंदर जो कोशिका रस है उसकी सांद्रता क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, जिससे द्वार कोशिकाओं में जल भर जाता है, ठीक है। और द्वार कोशिकाएं क्या हो जाती है, फूल जाती है, सफेद हो जाती है और रंध्र खुल जाते हैं। ये घटना कब होती है, दिन के समय होती है। इसको हम समीकरण के माध्यम से हमने लिखा है। उसके बाद में रात्रि में क्या होता है, ठीक है ना, रात्रि में क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश नहीं होने से पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते, इसलिए द्वार कोशिकाओं में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। CO2 की मात्रा द्वार कोशिका में बढ़ेगी तो pH का मान क्या हो जाता है, द्वार कोशिकाओं में कम हो जाता है। और pH कम होगा, इसका मतलब द्वार कोशिकाएं कैसी हो जाती हैं, अम्लीय प्रकृति की। तो द्वार कोशिकाओं में ये फास्फोराइलेज एंजाइम निष्क्रिय हो जाता है। और फास्फोराइलेज जब एंजाइम जब निष्क्रिय हो जाता है तो जो ये ग्लूकोज 1 फास्फेट बना था वो पुनः किस में बदल जाता है, मांड या स्टार्च में बदल जाता है, ठीक है। और मांड या स्टार्च में बदल गया ग्लूकोज 1 फास्फेट तो क्या होता है, द्वार कोशिकाओं की जो द्वार कोशिकाओं में जो कोशिका रस था उसकी सांद्रता क्या हो जाती है, घट जाती है। और द्वार कोशिकाओं से जो जल है वो बाहर निकल जाने से द्वार कोशिकाएं सिकुड़ जाती है, सलत हो जाती है, जिसके कारण रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। इस प्रकार जो ये मांड शर्करा परिकल्पना है वो ये बताती है कि दिन में CO2 की मात्रा कम होने से जो मांड है वो ग्लूकोज 1 फास्फेट में बदल जाती है और द्वार कोशिकाओं के कोशिका रस की सांद्रता बढ़ जाती है। द्वार कोशिकाएं है उसमें जल भर जाता है और द्वार कोशिकाएं फूल जाती है, ठीक है ना, और फूल जाती है या सफ़ेद हो जाती है, जिसके कारण रंध्र खुल जाते हैं। और रात्रि में क्या होता है, CO2 की मात्रा अधिक होने से ग्लूकोज 1 फास्फेट का पुनः
जो मांड या जो स्टार्च है उसमें परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण कोशिका रस की यानी द्वार कोशिकाओं के कोशिका रस की सांद्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। द्वार कोशिकाएं क्या होती है, सिकुड़ जाती है या जो सलत हो जाती है और रंध्र है वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। इस प्रकार रंध्रों के खुलने और बंद होने की घटना के बारे में यह सिद्धांत है वो इस जेडी सायरे ने बताया था। उसके बाद में एक परिकल्पना है स्टीवार्ड परिकल्पना। ये परिकल्पना क्या है, वैज्ञानिक का नाम क्या है, स्टीवार्ड। तो इस स्टीवार्ड वैज्ञानिक ने भी रंध्र गति को समझाने के लिए अपना सिद्धांत दिया था, अपना मत दिया था। ये मत है वो मांड शर्करा परिकल्पना को आगे बढ़ाता है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार ये बात वहाँ लागू होगी ऊपर इसी पहले सिद्धांत में। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि दिन के अंदर जो द्वार कोशिकाएं हैं उसमें CO2 की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण इनका pH बढ़ जाएगा, ये क्षारीय प्रकृति की हो जाएगी और फास्फोराइलेज एंजाइम द्वार कोशिकाओं में सक्रिय हो जाएगा, ठीक है ना, जिससे जो मांड है वो ग्लूकोज 1 फास्फेट में बदलेगा। इस प्रकार लिखेंगे हम, ठीक है ना, मांड है वो किस में बदलेगा, ग्लूकोज 1 फास्फेट, ठीक है। ग्लूकोज 1 फास्फेट है वो क्या है, ग्लूकोज 6 फास्फेट में, ठीक है ना। और ग्लूकोज 6 फास्फेट अंत में किस में बदलेगा, ग्लूकोज में बदल जाएगा, ठीक है। अब वापस देखते हैं कि स्टीवार्ड परिकल्पना है वो मांड शर्करा परिकल्पना को और आगे बढ़ाती है, इसको और अधिक स्पष्ट करती है। इस सिद्धांत में क्या है कि दिन के समय द्वार कोशिकाओं में CO2 की मात्रा कम होने से इसकी जो प्रकृति क्षारीय हो जाती है, यानी इसका pH बढ़ जाता है, जिसके कारण फास्फोराइलेज एंजाइम सक्रिय हो जाता है, ठीक है ना, जिसके कारण मांड है वो ग्लूकोज 1 फास्फेट में बदल जाता है। बाद में ग्लूकोज 1 फास्फेट से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है और अंत में ग्लूकोज 6 फास्फेट से क्या है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। यहाँ ग्लूकोज 6 फास्फेट तथा ग्लूकोज है उसकी घुलनशीलता है वो क्या है, ग्लूकोज 1 फास्फेट की अपेक्षा क्या है, अधिक है, जिसके कारण जो द्वार कोशिकाओं में जो कोशिका रस है उसकी सांद्रता अधिक हो जाती है। द्वार कोशिकाओं में जल भर जाता है और द्वार कोशिकाएं है वो जल भरने से उन पर दाब बढ़ता है, जिसके कारण द्वार कोशिकाएं हैं वो क्या होती है, फूल जाती है, सफेद हो जाती है और रंध्र खुल जाते हैं। ये बात स्टीवार्ड परिकल्पना के माध्यम से क्या होती है, सिद्ध होती है, ठीक है। ये अपना तीसरा सिद्धांत जिसको सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। दो सिद्धांत, पहले सिद्धांत वाले दूसरे, पहला सिद्धांत कौन सा था, मांड जो शर्करा परिकल्पना, और दूसरा स्टीवार्ड परिकल्पना, और तीसरा अपना सिद्धांत क्या है, सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत, ठीक है। यह सिद्धांत है वो इमामुरा और फ्यूजिनो ने 1959 में दिया था, परंतु लेविट नाम के वैज्ञानिक ने सन 1974 में इसको रूपांतरित किया था और रूपांतरित करके बताया था कि रंध्र गति किस प्रकार से होती है, यानी रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि किस प्रकार से होती है। तो वर्तमान में जो पोटेशियम, जो सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत है वो वर्तमान में अन्य दोनों सिद्धांतों की अपेक्षा सर्वमान्य सिद्धांत है, जिसको सभी जीव वैज्ञानिक है वो स्वीकार करते हैं। तो यह सिद्धांत क्या कहता है, क्योंकि आपको पता है दिन में सूर्य का प्रकाश होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की घटना होती है, रंध्रों के खुलने और बंद होने की घटना, ठीक है ना। अब यहाँ हम पढ़ेंगे भी यह सिद्धांत क्या है, ठीक है ना। तो दिन के अंदर क्या होता है, दिन में रंध्रों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है और रात्रि में रंध्रों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दिन में क्या होता है, दिन के अंदर जब
जो द्वार कोशिका, इससे पीछे वाले सिद्धांत में भी था कि दिन के अंदर द्वार कोशिकाओं में क्या होता है, CO2 की मात्रा कम होती है, ठीक है ना। और CO2 की मात्रा कम होने से द्वार कोशिकाओं का जो pH है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ क्या लिखेंगे इस सिद्धांत में, सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत क्या है, इसको समझाओ। हम किस प्रकार से लिखेंगे कि यह सिद्धांत इमामुरा और फ्यूजिनो ने सन 1959 में दिया था, परंतु लेविट नाम के वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत को सन 1974 में रूपांतरित करके और सही ढंग से समझाया था, और यह सिद्धांत सर्वमान्य सिद्धांत है, ठीक है ना। फिर हम लिखेंगे कि दिन में, ठीक है ना, द्वार कोशिकाओं में दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की घटना होती है, जिससे द्वार कोशिकाओं में मेलिक अम्ल का निर्माण होता है, ठीक है। बाद में क्या है, बनने वाला यह मेलिक अम्ल अपघटित हो जाएगा, जिससे मेलेट और हाइड्रोजन के आयन बनते हैं, ठीक है ना। मेलेट तथा हाइड्रोजन ये दोनों कहाँ होते हैं, द्वार कोशिकाओं में, क्योंकि ये सारी घटना द्वार कोशिका में हो रही है। उसके बाद में क्या है कि जो द्वार कोशिकाओं के पास की जो कोशिकाएं हैं उनको हम क्या कहते हैं, सहायक कोशिका कहते हैं, ठीक है ना। तो सहायक कोशिकाओं द्वारा पोटेशियम का द्वार कोशिका में प्रवेश होता है। अब पोटेशियम आयन कहाँ होते हैं आपको पता है, ठीक है ना। आपको पता है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये पौधे के लिए सबसे अधिक काम आने वाले तत्व होते हैं, इसलिए इनको वृत्त मात्रिक पोषक तत्वों की श्रेणी में भी रखा जाता है, ठीक है। तो ये मिट्टी द्वारा जड़ें इनको अवशोषित करती है। तो देखो कि मेलिक अम्ल अपघटित होकर मेलेट तथा हाइड्रोजन आयनों में बदल जाता है। मेलेट व हाइड्रोजन दोनों कहाँ होते हैं, द्वार कोशिका में होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो द्वार कोशिकाओं के पास जो कोशिकाएं होती हैं उनको सहायक कोशिका कहते हैं। ये सहायक कोशिकाएं पोटेशियम आयनों को अवशोषित करती है और इन आयनों को कहाँ पहुंचाती है, द्वार कोशिका में प्रवेश करवाती है, ठीक है। यानी सहायक कोशिकाओं के माध्यम से पोटेशियम के आयन द्वार कोशिका में पहुंचेंगे, ठीक है। पहले द्वार कोशिका में मेलेट और हाइड्रोजन आयन था, अब क्या है, द्वार कोशिका में क्या पहुंच गया, पोटेशियम का आयन पहुंच गया, तो हाइड्रोजन का आयन क्या हो जाएगा, कोशिका से बाहर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या, पोटेशियम आयन के पहुंचने से और हाइड्रोजन आयन कोशिका से बाहर होता है। अब कोशिका में बचता क्या है, देखो पहले ये कंडीशन थी, जैसे द्वार कोशिका है, इसके अंदर क्या है, मेलेट प्लस हाइड्रोजन का आयन है, लेकिन अब इसमें क्या पहुंच रहा है, इसके अंदर पोटेशियम आयन पहुंच रहा है। तब ये कोशिका किस प्रकार की हो जाएगी, अब यहाँ कोशिका से क्या होता है, हाइड्रोजन आयन बाहर आ जाता है, यानी हाइड्रोजन आयन है वो क्या होता है, बाहर आता है, क्या प्रवेश करता है इसमें, पोटेशियम आयन। तब इसमें पोटेशियम आयन प्लस क्या है, मेलेट है, ठीक है। तो ये बात यहाँ होती है कि हाइड्रोजन आयन बाहर निकल जाते हैं, ठीक है ना। और जो द्वार कोशिका में मेलेट था उसके साथ पोटेशियम क्रिया करता है, ठीक है ना। ये पोटेशियम है वो मेलेट से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, पोटेशियम मेलेट का निर्माण होता है, ठीक है। पोटेशियम मेलेट जैसे ही द्वार कोशिका में बन गया तो द्वार कोशिकाओं की जो प्रासरण सांद्रता है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, या यूँ कहें द्वार कोशिकाओं के अंदर जो कोशिका रस था उसकी सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण अंतःप्रासरण की क्रिया होती है। अंतःप्रासरण का मतलब क्या है कि कोशिका में जल अंदर प्रवेश करता है। अब कोशिका के अंदर जल अंदर प्रवेश करेगा तो कोशिका क्या होगी, फूलेगी, ठीक है ना, यानी कोशिका क्या होगी, सफेद होगी। तो कि पोटेशियम मेलेट का निर्माण होता है, जिसके कारण द्वार कोशिकाएं हैं उसकी प्रासरण सांद्रता बढ़ जाती है और द्वार कोशिकाओं में अंतःप्रासरण की घटना होती है, जिससे द्वार कोशिकाओं में जल भर जाता है, जिसके कारण द्वार कोशिकाओं की भित्ति पर दाब लगता है और ठीक है, रंध्र खुल जाते हैं, या यूँ कहें कि अंतःप्रासरण क्रिया द्वारा द्वार कोशिकाओं में पानी भर जाता है, जिसके कारण द्वार कोशिकाएं फूल जाती है या सफेद हो जाती है, जिसके कारण द्वार कोशिकाओं की भित्ति पर क्या लगता है, दाब लगता है, और दाब लगने से रंध्र क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। तो ये घटना दिन के समय हो रही है। अब हम देखते हैं रात्रि के समय, ठीक है ना। इसमें क्या लिखेंगे कि रात्रि के समय प्रकाश नहीं होने से
प्रकाश संश्लेषण की घटना नहीं होती, जिसके कारण पेड़ पौधों की जो द्वार कोशिकाएं होती है उसमें CO2 की मात्रा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और CO2 की मात्रा में जो वृद्धि होगी तो द्वार कोशिकाओं में जो CO2 है वो अधिक होने से द्वार कोशिकाओं में जो AA यानी एब्सिसिक एसिड या एब्सिसिक अम्ल नाम का वृद्धि हार्मोन है वो सक्रिय हो जाता है द्वार कोशिकाओं में, ठीक है ना। अधिक CO2 के कारण होगा ये, ठीक है ना, जिसके कारण द्वार कोशिकाओं में पहले क्या था, द्वार कोशिका में क्या था, मेलेट प्लस हाइड्रोजन आयन था, लेकिन पोटेशियम अंदर जाने से हाइड्रोजन बाहर आ गया। लेकिन अब क्या है, अब क्या है, AA, ठीक है ना, एब्सिसिक अम्ल CO2 की अधिकता से सक्रिय हो गया, जिसके कारण क्या होगा, जो पोटेशियम का आयन जो द्वार कोशिका में था वो द्वार कोशिका से क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। पोटेशियम आयन के कारण ही क्या होती है, कोशिका की जो प्रासरण सांद्रता है वो बढ़ जाती है। तो पोटेशियम आयन है वो द्वार कोशिका से क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो इसका मतलब द्वार कोशिकाओं की प्रासरण सांद्रता क्या हो जाती है, घट जाती है, जिसके कारण बहिःप्रासरण की क्रिया होगी, यानी द्वार कोशिका में पानी भरने की बजाय द्वार कोशिका में जो पानी भरा था वो पानी क्या होगा, अब बाहर निकलना प्रारंभ होता है। और कोशिका से जब पानी बाहर निकलेगा तो वो कोशिका क्या होगी, सिकुड़ेगी, संकुचित होगी, ठीक है ना। और कोशिका कौन सी अवस्था में आ जाती है, सलथ अवस्था में आ जाती है, यानी द्वार कोशिकाओं के अंदर जो प्रासरण सांद्रता घट जाती है, जिससे बहिःप्रासरण की घटना होती है। द्वार कोशिका में भरा जल है वो बाहर निकलने लगता है, द्वार कोशिकाएं सिकुड़ जाती है, सलथ हो जाती है और रंध्र पुनः क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। इस प्रकार रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया हम इस परिकल्पना के माध्यम से हमने इसका अध्ययन किया है, ठीक है। आगे का अध्ययन हम आगे वाले वीडियो में करेंगे। और एक विशेष बात ये है बच्चों की, जो आपको वीडियो दिखाए जा रहे हैं अपने सरस्वती स्कूल सावा के YouTube चैनल पर, आप उनको ज़रूर देखें, अवश्य पढ़ें। और किसी भी प्रकार की आपको बाधा आ रही है, समस्या आ रही है, तो स्कूल के जो पर्सनल नंबर हैं उनके ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हो आप। धन्यवाद।